विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित विद्या भारती के सभी अधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार बंधुओं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी चर्चा हुई है, 1952 से विद्या भारती का कार्य प्रारंभ हुआ और प्रारंभ से ही ये उद्देश्य था कि देश की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज्ञानवान भी हो, चरित्रवान भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें प्राप्त हो और वे प्रखर राष्ट्रभक्त भी हों। इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ ये यात्रा इस 2025 तक आते हमारे कार्य क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ है और आज की स्थिति में लक्षद्वीप को छोड़कर देश के सभी प्रांतों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा कार्य है। संख्यात्मक विवरण पर जाएं तो आज हमारे पास लगभग 35 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 684 जिलों में 12,118 विद्यालय हैं, 8,000 से अधिक एकल विद्यालय हैं और इन सभी विद्यालयों में कार्यरत आचार्यों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। इन विद्यालयों का केवल कार्य का विस्तार ही नहीं हुआ है, बल्कि सीमा क्षेत्र में और चुनौतीपूर्ण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। उद्देश्य ये है कि समाज का कोई भी वर्ग किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न हो, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। आर्थिक अभाव हो या कठिन परिस्थितियाँ हो, भौगोलिक कठिनाइयाँ हो या किसी भी प्रकार की स्थिति हो, समाज का कोई वर्ग शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। विद्यालयों में जो नवाचार हैं उसमें सैनिक विद्यालय भी प्रारंभ किए गए हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 14 है। जहाँ तक सभी देश में जो विद्यालय हैं वे सीबीएसई बोर्ड से भी हैं और जो प्रांत के बोर्ड है वहाँ से भी एफिलेटेड हैं। संख्या का विवरण पृथक से है। तो सीबीएसई में 328 विद्यालय ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में हैं। सैनिक विद्यालय 14 हैं। अगर हम परिणामों की बात करें तो उल्लेखनीय परिणाम यह है, बहुत विस्तार से ना भी जाए तो बोर्ड के जो परिणाम हैं 10वीं के और 12वीं के, चाहे सीबीएसई के हों या प्रांतों के हों, अधिकांश स्थानों पर 90% से अधिक परिणाम 12वीं और 10वीं में मिले हैं। न केवल विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, बल्कि वे पीएससी में जो स्टेट द्वारा आयोजित होती है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षाएं, उनमें भी छात्र सफल हुए हैं। उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की है। यूपीएससी में जो विद्यार्थी इस साल सफल हुए उनकी संख्या 27। उड़ीसा प्रांत में पब्लिक सर्विस कमीशन में 77 है, मध्य प्रदेश में 36 है, असम में 25 है। इसी प्रकार की संख्या और प्रांतों में भी है। तो ये एक उपलब्धि है, लेकिन उपलब्धि केवल ये नहीं है कि ये लोग ऐसे पदों पे सेलेक्ट हो गए हैं। विद्या भारती का ये मानना है कि ये ऐसे छात्र हैं जो सिलेक्शन के बाद भी जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है उस शिक्षा का उपयोग करते हुए अपनी सभी चुनौतीपूर्ण दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से कार्य का संपादन करेंगे और राष्ट्र की प्रगति में भरपूर सहयोग देंगे। संक्षेप जानकारी कुछ इस प्रकार और भी है कि भारत सरकार द्वारा जो एटीएल लैब प्रारंभ हुई थी उसमें शिक्षा विभाग द्वारा विद्या भारती के विद्यालयों को दी गई एटीएल लैब की संख्या 507 है। एटीएल लैब में फंडिंग शासन ने की है, लेकिन वहाँ जो अपॉइंटमेंट होता है टेक्निकल, वो विद्या भारती द्वारा किया गया है। और विशेषता ये है कि जो भी किट मिली है उसका उपयोग करते हुए, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, रोबोटिक्स हो, एआई हो, एटीएल का जो मुख्य उद्देश्य था कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार करें जो भविष्य में हमें उपयोग आने वाले हैं। और आईआईटी दिल्ली में एक बहुत बड़ा इनक्लेव जो आयोजित किया गया था उसमें हमारे विद्यार्थियों द्वारा जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए उसकी सूची भी आपके फोल्डर में है। तो वो बड़ी उपलब्धि है और जैसा हम लोग बार बार कहते हैं कि इस देश को
न केवल विकासशील से विकसित होना है, संपन्न होना है, सबल होना है, आत्मनिर्भर होना है। तो हमारे यहाँ जो विद्यार्थी भैया बहन अध्ययनरत हैं, वे इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे इन उद्देश्यों को पूरा करेंगे। भविष्य की जो योजनाएं हैं उनके अंतर्गत मुख्य बात ये है कि जो पंच परिवर्तन है, उन पंच परिवर्तन को ही हमने भविष्य की योजना में सम्मिलित किया है और इस फोल्डर में विस्तार से उसका वर्णन भी है। लेकिन जो प्रमुख बिंदु हैं वो सामाजिक समरसता, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है, स्व का भाव विकसित करना है, विद्यार्थियों में नागरिक कर्तव्य को पूरा करने की भावना विकसित करना है। इस प्रकार के जो पंच परिवर्तन हैं, ये परिवर्तन समाज को मजबूत बनाएंगे। संगठन की दृष्टि से भी ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सैनिक विद्यालय जो हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं, उनका पीपीपी मॉडल पे संचालन किया जाता है और व्यवस्थाएं भारत सरकार द्वारा जो मापदंड हैं उनके अनुरूप हैं, व्यवस्थाएं विद्या भारती द्वारा होती है। और सैनिक विद्यालयों के संचालन से जो विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं वे पूर्ण अनुशासित हैं, जो सैनिक मापदंड हैं उनको पूरा कर रहे हैं और विश्वास है कि ये शॉर्ट कमीशन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, एनडीए के माध्यम से देश की सेवा के लिए जो सेवाएं हैं उनका सिलेक्शन होगा। और जहाँ तक शिक्षा प्रणाली की बात है तो 5 आधारभूत विषय हैं हमारे, जिसमें शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृति शिक्षा और नैतिक शिक्षा है। और इन विषयों को विद्या भारती के जो शैक्षणिक प्रणाली है उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। पंचकोशीय और पंचपदी शिक्षा प्रणाली, ये हमारी शिक्षा का आधार है और इन सब कार्यों को करते हुए हमें पूरा विश्वास है कि ये शिक्षा देश को बदलने में सक्षम होगी, देश को हम समर्थ बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। विस्तार से जानकारी फोल्डर में है। मैं समझता हूँ कि बहुत विवरण यहाँ न देते हुए हम लोग आपके प्रश्नों का जवाब दें तो ज़्यादा उचित हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रारंभिक वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप समाज में मैं आप सब लोगों को प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे मंच पर विद्या भारती के पदाधिकारी माननीय अध्यक्ष महामंत्री श्री उपस्थित हैं। आपके मन में जो प्रश्न है विद्या भारती की गतिविधियों के संबंध में वो कृपया आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं कीर्तिमान तिवारी इंडियन एक्सप्रेस एक यहीं पर जब हम पिछले साल यहाँ किसी सभा में बैठे थे तो उस वक्त जो है वो पेपर लीक का मुद्दा बड़ा ज्वलन थे और एडीए को लेकर बड़े सारे सवाल थे। उसके बाद कदम भी उठाने हैं उसने, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह के आमूल परिवर्तन की आवश्यकता थी एनडीए में उस तरह से नहीं हो पाया है। आप के विचार में क्या जो भी सरकारी कदम उठाए हैं वो मतलब संतोषजनक हैं या फिर और भी कुछ करने की जरूरत है इस पूरी जो परीक्षा की पद्धति है उसको सुदृढ़ करने कि यद्यपि आज का ये विषय नहीं है, लेकिन संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि शासन ने इस दृष्टि से जो कमेटी बनाई थी उन्होंने बहुत गंभीरता से विचार किया है और जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया गया है और भी यदि आवश्यकता होगी तो हम भी इसके सहभागी। एक और मुद्दा है एनईपी को लेकर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसमें कई सारे राज्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसको लेकर कुछ विरोध और एक पीएमश्री की योजना है जिसमें कई सारे जो है वो राज्य हैं जिन्होंने की इनमें आपत्ति जताई है कि भाई आप हमसे जबरदस्ती कर सकते हैं, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इसमें इम्प्लीमेंट करें।
तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्य का विषय भी है, केंद्र का विषय भी है, और शिक्षा जो एनईपी ड्राफ्ट आया है उस ड्राफ्ट पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया था। अब थोड़ा बहुत यदि विरोध हो रहा है किसी विषयों को लेकर तो सरकार उस विषय को देखेगी। ये विद्या भारती का विषय नहीं है, शासन उस पर ध्यान देगा कि क्या आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को दूर किया जाएगा। निश्चित ही किसी भी राज्य से यदि कोई बात आई है तो केंद्र सरकार उस विषय को गंभीरता से लेती ही होगी, विचार भी कर रही होगी। मैं मधुपर्णा क्लासरूम सेवन विजेशन से। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था एनईपी के ऊपर, उसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहिए था। एक तो स्टेट, बहुत सारे स्टेट से कुछ तो पोजीशन आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज को लेकर भी बहुत बड़ी इशू बनी है तो कि कौन सी लैंग्वेज होना चाहिए, तो लैंग्वेज की लैंग्वेज तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसमें संघ का भी आया था कुछ स्टेटमेंट सर, उसमें अगर आप कुछ बोल देंगे, अभी भी चल ही जा रहा है लैंग्वेज बोलने। देखिए, विद्या भारती का स्पष्ट अभिमत है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होना चाहिए। जहाँ तक त्रिभाषा फॉर्मूले की बात है तो 1968 की नीति में भी आया था और अभी भी प्रस्तावित किया गया है। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जा रही है। हमेशा ये कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषा पढ़ें, एक राष्ट्रीय भाषा पढ़ें, और जो विदेशी भाषा पढ़ना हो वो विदेशी भाषा पढ़ें। वो इंग्लिश भी हो सकती है, जापानीज़ भी हो सकती है, कोरियन भी हो सकती है, मंदारिन भी हो सकती है। अगर उनके पास व्यवस्था है तो पढ़ें। जहाँ तक विद्या भारती का अपना अभिमत है तो बच्चों को 3 भाषाएं सीखना कठिन नहीं है और वे लोग संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, जिन प्रांतों में हम लोग गए हैं, इस प्रकार की भाषा में बहुत आसानी से सीख पाते हैं। नमस्कार, मैं सुशील आरोप हूँ जनसत्ता से। तो अगले भविष्य के बारे में आपने कुछ पंच परिवर्तन का बताया। अगले साल जो स्कूल खुलने हैं आपके, उनकी कुछ संख्या बता सकते हैं क्या? देखिए, वर्तमान की संख्या मैंने आपको बताई थी अभी, और विद्यालय नए प्रारंभ करना इस बात पर निर्भर करता है कि किस स्थान पर विद्यालय की आवश्यकता है। विस्तार का कार्य तभी किया जाता है जबकि वो गुणवत्तापूर्ण भी हो, तो उस अनुसार योजना बनती है। अभी सीमा क्षेत्र का जो हमारा एरिया है वहाँ चुनौतीपूर्ण हम मानते हैं, और समुद्र किनारे के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी चुनौती मानते हैं। तो उन स्थानों पर ऐसा प्रयास है कि हमारे नए विद्यालय प्रारंभ हो। जहाँ संख्या कम है वहाँ भी कार्य विस्तार की योजना है, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से आज ऐसा कहना कि इतने विद्यालय प्रारंभ करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। सर एक और मेरा सवाल है, देखिए जो पीछे एक एनसीईआरटी की किताबों को लेकर के और कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, जिसमें कि जो अयोध्या का जो अध्याय है उसमें ये कहा गया है कि भाई बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है और वहाँ पे से जो है वो विवादित गुम्बद के किसी विवादित स्थान के बारे में बात की गई है। तो कई लोगों का कहना है कि ये ठीक नहीं है, आप इतिहास को भुला नहीं सकते। आपका इस पर क्या है? देखिए, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, पुस्तक लेखन करना, ये एनसीईआरटी का बेसिकली काम है। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा उससे मेरा ये कहना है कि यदि ऐतिहासिक तथ्य जो है उसी को हमको लिखना चाहिए। हमने इतने वर्षों में ये देखा है, आप लोगों ने भी रिपोर्टिंग की होगी कि भ्रमपूर्ण तथ्य उसमें कुछ पुस्तकों में आए हैं। यदि उनको हटाया गया है तो इसमें कोई अनुचित नहीं है।
हर स्टेट में प्राइवेट स्कूल्स एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, फिर प्राइवेट स्कूल्स उनकी फी हाइक्स, उनके अपने पेरेंट्स से मनमानी तरीके से हर चीज़ के लिए एक फिक्स लगाना, जिसकी वजह से जूनियर एजुकेशन लेवल एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो रही है। बट ऐसा देखा जाता है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस पर कुछ बहुत सॉलिड अभी तक कर नहीं पाई है, तो देयर इज नो एक्शन एट ऑल। इस पर कुछ कहना चाहिए। ये शुल्क निर्धारित करना राज्यों का, राज्य सरकार का काम है, ये हमारा वैसे काम नहीं। लेकिन विद्या भारती के जो विद्यालय हैं उनके जो शुल्क हैं वो बहुत ही आम आदमी की सीमा में है, पहली बात। लेकिन चूंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं एक जानकारी दे दूं कि राज्य में सामान्यतः ये व्यवस्था रहती है कि 10% यदि शुल्क बढ़ाना है तो जिला कलेक्टर के माध्यम से बढ़ता है, एक समिति होती है। उससे ज़्यादा शुल्क यदि बढ़ना होता है तो प्रदेश स्तर की समिति बढ़ाती है। मैं किसी स्पेसिफिक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आमतौर पर ऐसा होता है। अभिभावक जो हैं उनको ये देखना चाहिए कि जितना शुल्क वो चुका रहे हैं उतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ है कि नहीं। अगर उनका दबाव होगा तो शुल्क को निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा एनडीपी को तो देश में एनडीपी लागू हुआ, उसके बाद कुछ राज्य थे जैसे तमिलनाडु है, वो कह रहे हैं कि हमारे संविधान की ढांचा के लिए आदि को और लैंग्वेज को लेकर के बार को लेकर के अभी महाराष्ट्र में एक फैसला लिया था जिसको उन्होंने इंटर दिया है महाराष्ट्र सरकार, इसको देखिए, बात इससे पहले भी हुई है। राज्य का विषय भी है शिक्षा और केंद्र का भी है। शिक्षा नीति का ड्राफ्ट सभी को भेजा गया था, सभी ने इसका अध्ययन भी किया था। कुछ राज्यों ने जरूर ये कहा है कि हमारे ऊपर कोई भाषा थोपी जा रही है, ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी जो है वो बोर्ड ने जो समूह बनाए हैं उनमें सभी भारतीय भाषाओं को समाहित किया गया है और ये कहा गया है कि इन भाषाओं का चयन करें। तो अगर कोई साउथ का है और वो तमिलनाडु में है तो वो आंध्र की भाषा ले सकता है, केरल की मलयालम सीख सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी सीखे। तो भारतीय भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। उस समूह को आप देखेंगे तो ऐसा कहीं फोर्स नहीं किया गया है कि आप ये भाषा सीखें और ये ना सीखें। और वैसे ये विषय विद्या भारती का नहीं है, सरकार का है। सर मानस कैंसर जैसे बोल रहा हूँ सर, ये तो अभी जो एग्जाम्स है हमारा सीयूईटी, नीट और जेईई और जिस तरह से एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न है, इससे कोचिंग को ज़्यादा फायदा होता है। तो कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना है? और विशेषकर इस बार देखा गया है जो क्वेश्चन पैटर्न है इसमें एरर्स क्या है हुआ है, और इसके बाद कोचिंग का ट्रेन जो है कि हमने ये वो रखा, ये क्वेश्चन आएगा और आया भी है। सो सर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, विद्या भारती का विषय नहीं है ये, लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप टिप्पणी मैं कर दूं इस पे कि नीट की एग्ज़ाम हो या कोई भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम हो, बहुत टफ एग्ज़ाम है और सप्लाई डिमांड वाली बात है। तो भारत सरकार ने सभी जगह मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई है, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ाई है, आईआईटी की संख्या बढ़ाई है, आईआईएम नए खोले गए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि इस प्रकार का अनावश्यक कंपटीशन ना हो। जहाँ तक इन परीक्षाओं के स्टैंडर्ड का सवाल है, ये प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छे बन रहे हैं और यहाँ तक कि जहाँ विदेशी संस्थाओं ने इन प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है उन्होंने भी ये कहा है कि ये प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और इंग्लैंड का अगर कोई बच्चा जो सामान्य स्कूल में पढ़ रहा है वो इतनी जल्दी इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता। ऐसे कमेंट विदेश से भी आए हैं, इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। लेकिन इसमें जो एक डायलेमा है वो ये कि इस मुद्दे में जो डायलेमा है वो ये है कि 12वीं का छात्र जो सीबीएसई में पढ़ रहा है या किसी दूसरे बोर्ड में पढ़ रहा है, उसके सिलेबस और जो जेईई और मेडिकल एग्जाम्स की जो सिलेबस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, दोनों में आसमान जमीन का फर्क। मतलब ऐसी व्यवस्था क्या आपको लगनी चाहिए कि जहाँ स्कूल में ही बच्चे पढ़ें और स्कूल की में जो पढ़ाई जा रही है उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है वो जेईई में और मेडिकल एग्जाम्स में है। अगर स्कूल में वो कैपेसिटी नहीं है तो सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्कूल लेवल पे ऐसे टीचर हों जो उनको सीबीएसई या बाकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराएं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए प्रिपेयर कराएं। क्योंकि ये सच्चाई है, अगर आप स्टूडेंट से पूछें तो क्लास 12 बोर्ड का स्टूडेंट
अपने स्कूल में जो पढ़ाई की जाती है उस आधार पर, उस नॉलेज पर जेई और नीट के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। देखिए, इस प्रकार की अखिल भारतीय जो भी परीक्षाएं होती हैं, अगर बोर्ड के 12वीं के प्रश्न पत्र के समान उसको प्रश्न पत्र बनाएंगे तो 100 स्थान यदि हैं वहाँ पर और 10,000 बच्चों के 100 में से 100 आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की ये मजबूरी है कि वो डिफ़िकल्टी लेवल 1, 2, 3, 4 सबके प्रश्नों को समाहित करें, क्योंकि जब तक डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे नहीं तो आप एलिमिनेशन और सिलेक्शन दोनों नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी परीक्षा आयोजन करने वाली समिति हो, किसी भी राज्य की हो, अखिल भारतीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो होती है, उसको एलिजिबल एग्ज़ाम से ऊपर का स्टैंडर्ड लेना ही होता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। डिफिकल्टी लेवल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई है तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का मेडिसिन की पढ़ाई है तो उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे का जो फोकस था वो ये था कि ये जो डिफिकल्टी लेवल की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हमारे स्कूल के ही एजुकेशन सिस्टम की वो व्यवस्था क्यों नहीं है कि वही बच्चे ऐसी पढ़ाई हो कि तैयार हो जाए, उनको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना नहीं पड़े। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने वालों को भी ये पता होना चाहिए कि इन बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है। हमने पढ़ाई नहीं जो थी, जिस स्टैंडर्ड की हमारी पढ़ाई नहीं थी, और वो क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो ये थोड़ा अधिक नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो अभी प्रावधान आया है कि रटने की ज़रूरत नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है और एजुकेशन का आउटकम क्या होगा इस पे विचार किया जाएगा। आपने भी नीति का ड्राफ्ट विस्तार से पढ़ा होगा। हमारे विद्यालयों में भी हम व्यवस्था यही रखते हैं कि जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसकी योजना इस प्रकार से हो कि उस पाठ का आउटकम क्या है, विद्यार्थी में क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी विकसित हुई है या नहीं हुई है। आप देखेंगे कि आईआईटी के लिए या नीट के लिए जो भी पेपर है वो थिंकिंग के आधार पे होता है। तो अधिकांश स्थान पर हमारे विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुए हैं इन्हीं विद्यालयों से निकल के गए और बिना कोचिंग के सेलेक्ट हुए। ये तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ऐसा है सर सर मेरा सवाल है कि विद्या भारती की तरफ से जो देश भर में तमाम विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें उत्तर भारत और आदिवासी अंचलों में कितने विद्यालय खोले गए हैं और इनसे कितने परिवारों तक जुड़ा है? कि मैंने जैसा प्रारंभ में कहा कि जनजाति क्षेत्र का हो या नॉर्थ ईस्ट का हो, ऐसा कोई प्रांत नहीं जहाँ पे विद्यालय नहीं है। संख्या कम ज़्यादा है लेकिन विद्यालय हैं, आंकड़े भी हैं मेरे पास, मैं भी वार्ता के बाद आपको दे दूँगा। जहाँ तक जनजाति क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार है तो शिक्षा सुलभ है, सरल है, सबके लिए उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि समरसता के साथ है। जनजाति क्षेत्र में पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी को हमारे विद्यालय में अध्ययन रहते हुए कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और नॉर्थ ईस्ट का जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया तो वहाँ से पढ़ के विद्यार्थी दिल्ली में भी अब हायर एजुकेशन लेने आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, मेडिकल में भी गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन क्षेत्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया है। संख्या कम होगी लेकिन प्रभावशील है और सब जगह कार्यरत है। एक संदर्भ आपको अभी संज्ञान में ला दूँ। मणिपुर में आपको मालूम है कि कुछ परेशानियां हुई थी, तो वहाँ पर स्कूल ऑन व्हील की व्यवस्था की गई है और इसमें सारी सुविधाएं हैं और जहाँ पर विद्यार्थी है वहीं जाकर उसको अध्यापन की व्यवस्था की गई है जिससे लर्निंग गैप ना बन जाए। मुझे लगता है कि विद्या भारती ने किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति का हमेशा से सामना किया है और ये जो स्कूल ऑन व्हील है एक अभिनव प्रयोग है। इसी प्रकार लेह में और जंस्कार में 2-3 जगह पर हमारे जो ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे स्किल एजुकेशन दिया जा रहा है और कारगिल में है, लेह में। ये समय की आवश्यकता है कि विद्यार्थी को स्किल डेवलपमेंट किया जाए
तो जो आपने प्रश्न उठाया था कि चुनौतीपूर्ण स्थान पर है कि नहीं, तो ये स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको न केवल रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि उनको क्या संसाधन जुटाना है उसमें विद्या भारती सहयोग करेगी। ये सूची में दे देता हूँ भाई हमारे पास। कोई और प्रश्न किसी का? हेलो सर, मैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया। अक्सर संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षा आयोजित करती है, मैं खुद सिविल सर्विस एस्पिरेंट का मेंटर दोनों हूँ। मैंने सर अक्सर देखा है कि जो एग्जाम लेती है, जैसे भी प्रीलिम्स का हुआ है, रिजल्ट आया, इसका फाइनल आंसर की जा देती है जब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हो जाता है, जब पीडीएफ में नाम आ जाते हैं उसके बाद। तो जो अभ्यर्थी हैं वो अपने कहाँ कमी रह रही है, कहाँ और किस टॉपिक पर हमें सुधार करने की जरूरत है, वहाँ वो नहीं कर पाते हैं। और अक्सर हम सब देखते हैं कि जिसको हम नाम भी दिए थे इंडिया वर्सेस भारत, इसलिए क्योंकि हिंदी वर्सेस इंग्लिश का जो जिस तरीके से रिजल्ट आया है, जो एक बड़े लेवल पर गैप है, इस गैप को भरने के लिए सरकार क्या कर रही है, आयोग क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। ग्रामीण स्कूल में छात्र आते हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं होता है सर। ये प्रश्न फिर वही बात है कि विद्या भारती का नहीं है, लेकिन मैंने लोक सेवा आयोग में काम किया है, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। किसी भी भाषा से हम परीक्षा में यदि सम्मिलित होते हैं, उससे सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। चाहे माध्यम हिंदी हो, तमिल हो, किसी भी भारतीय भाषा से परीक्षा दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरा, जो अनुवादिका टूल है उसकी सहायता से हर भाषा की पुस्तक को किसी भी भाषा में अनुवादित किया जा सकता है, विद्यार्थी को उपलब्ध है। ये केवल व्यक्तियों की अवधारणा है कि अंग्रेजी से देंगे तो ही सिलेक्शन होगा। जहाँ तक प्रिलिमिनरी का आंसर की डालने की बात आपने की, तो सारे राज्य परीक्षा के तुरंत बाद आंसर की को अपलोड करते हैं, ऑब्जेक्शन बुलाते हैं, रिमूवल करते हैं। यूपीएससी शायद, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परीक्षा की गोपनीयता के लिए, परीक्षकों के नामों की गोपनीयता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी होता है कि जब तक पूरी परीक्षा संचालित न हो जाए तब तक इस प्रकार की कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में ना आए। परीक्षा के बाद वो जरूर आती है। धन्यवाद, आप सभी ने अमूल्य समय दिया। मैं आप सब लोगों को यहाँ सहायता आमंत्रित करता हूँ और मैं ईश्वर परिवार में सब लोग अपना स्थान छोड़े। धन्यवाद। ये उपहार गेट पर उपहार किट पत्रकार